इंडिया अलायंस और खास तौर पर कांग्रेस को एक के बाद एक तगड़े झटके लग रहे हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव पास आ रहे हैं वैसे वैसे पार्टी के नेता उनका साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई कांग्रेस नेता पार्टी को टाटा बाय बाय कर रहा है और ये कह दें कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी में भगदड़ जैसे हालात बचे हुए। एक वक्त था जब नेता कांग्रेस का हाथ थामना चाहते थे, लेकिन आज आलम अलग है। कांग्रेस के दिग्गज एक के बाद एक पार्टी को छोड़ रहे हैं और भगवामय होते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और इस खास शो में आपको कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के बिखराव के बारे में तफसील से बताऊंगी और यह भी बताऊंगी कि आखिर इस भगदड़ के पीछे की वजह क्या है। क्या बीजेपी में जाकर सब सनातनी हो रहे हैं या बीजेपी रूपी गंगा में डुबकी लगाकर अपने पाप धो रहे हैं। अब देखिए, कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के कई नेता कांग्रेस से रुखसत हो गए और अब माघ महीने में कांग्रेस में मानो पतझड़ जैसा माहौल है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस के दिग्गज और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समेत कई नेता कांग्रेस के जल्द ही भाजपा में शामिल हो सकते हैं, उसका दामन थाम सकते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके सांसद बेटे नकुल नाथ जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। पिछले दिनों ही ये अटकलें लगाई जा रही थी कि कमलनाथ कांग्रेस आलाकमान से बेहद नाराज चल रहे हैं और आज कमलनाथ अचानक दिल्ली पहुंचते हैं। सूत्रों के मुताबिक कमलनाथ को अपने पुत्र नकुल नाथ के राजनीतिक भविष्य की चिंता हो रही है। और देखिए, 2019 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस को महज एक सीट मिली थी और वो कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा की थी, जहां उनके बेटे नकुलनाथ ने कड़े संघर्ष के बाद जीत हासिल की थी। देखिए, छिंदवाड़ा में कमलनाथ या फिर नकुलनाथ की जीत का मार्जिन लगातार घट तो रहा था, लेकिन साथ ही बीजेपी ने छिंदवाड़ा को अपनी कमजोर लिस्ट में भी रखा हुआ था और पिछले 3 सालों में बीजेपी ने वहां बहुत मेहनत की। बीजेपी का दावा है कि इस बार सभी 29 सीटें जीत लेनी है और यही वजह है कि कहीं ना कहीं दोनों की बातचीत चल रही है। कमलनाथ और नकुलनाथ के बीजेपी के जाने की सुगबुगाहट के बीच मध्य प्रदेश के एक और पूर्व मंत्री, जिनकी नामों की चर्चा जोरों पर है, कांग्रेस के पूर्व विधायक और पूर्व सांसद सज्जन सिंह वर्मा ने भी अपने सोशल मीडिया का जो एक्स है या उनकी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें कांग्रेस शब्द को हटा दिया है। पहले कांग्रेस के पंजे के चिन्ह के साथ फोटो थी, लेकिन अब किसी भी पार्टी को ये उन्होंने कोई फोटो नहीं लगाई, फोटो हटा दी है। अब आपको बताएं कि कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलें पर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने विराम लगाने की कोशिशें की थी। जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। अब दिग्विजय सिंह चाहे कुछ भी कहें, लेकिन जिस तरह से कमलनाथ अचानक छिंदवाड़ा का प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं, दिल्ली पहुंच जाते हैं और उनके बेटे नकुलनाथ ने कांग्रेस पार्टी का नाम अपने एक्स के बायो से हटा दिया है। कमलनाथ और उनके बेटे जो सांसद हैं नकुलनाथ छिंदवाड़ा के 5 दिनों के दौरे पर थे, लेकिन 4 दिन बाद ही दौरा बीच में छोड़कर उन्होंने दिल्ली जाने का फैसला ले लिया और दिल्ली पहुंचे कमलनाथ। न केवल मध्य प्रदेश बल्कि राजस्थान में भी यही हालात है। कांग्रेस की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रहे। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राजस्थान कांग्रेस को बड़ा झटका लगने की तैयारी है। अब देखिए, सोमवार तक स्थिति साफ हो जाएगी। पार्टी के कई दिग्गज नेताओं का पार्टी से मोहभंग हो चुका है और ऐसे में पहले फेज में बीजेपी की नजर राजस्थान के बड़े दिग्गज आदिवासी नेता यानी आदिवासी क्षेत्र के जो नेता हैं उन पर है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस की सुप्रीम बॉडी कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC के सदस्य और गहलोत सरकार में मंत्री रहे, गहलोत सरकार के करीबी रहे महेंद्रजीत सिंह मालविया जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। अब देखिए, मालविया कौन है? मालविया बांसवाड़ा जिले की बागीदौरा से विधायक हैं और उस इलाके में जो वागड़ का इलाका है वहां के कद्दावर आदिवासी नेता माने जाते हैं और इसके साथ भी यही संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी में शामिल होने की तैयारियां पूरी तरीके से हैं। और अकेले मालविया ही नहीं, कांग्रेस के आधा दर्जन नेता भी हैं
जिसमें पूर्व मंत्री, विधायक अलग अलग समय में बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरे फेज में मारवाड़, शेखावटी और पूर्वी राजस्थान के कुछ कांग्रेस के नेता भी भाजपा के साथ आ सकते हैं, जो पूरी तैयारियों में है। पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के जाने के बाद अब उनके चाचा ऋषपाल मिर्धा भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उनके बेटे विजयपाल मिर्धा का भी नाम इस फहरिस्त में है। इसके अलावा जयपुर, भीलवाड़ा और पूर्वी राजस्थान से जुड़े पूर्व मंत्री के भी बीजेपी में शामिल होने की अटकलें हैं। और इसके साथ साथ कटारिया, जो कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की बात यहां पर आ रही है, लेकिन वो कांग्रेस के करीबी थे, खास तौर पे अशोक गहलोत के करीबी थे, वो भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। अब बात करेंगे पंजाब की। पंजाब में भी कांग्रेस के हालात बिल्कुल ठीक नहीं है और साथ में भारतीय जनता पार्टी के भी नहीं है, लेकिन जब नेता छोड़ के जाते हैं तो स्थिति और खराब होती है। पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू, हालांकि इनका बैकग्राउंड ऐसा है कि कभी यहां और तो कभी वहां, लेकिन इस बार फिर ये बात नजर आ रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। वो हमेशा बगावती मूड में होते हैं और इस बार फिर वो भाजपा की टिकट से अमृतसर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। पार्टी की बैठकों में लगातार वो दूर रहे और आपको याद होगा कि जब वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए उसके बाद कांग्रेस की सरकार पंजाब में नहीं बनी और उसके बाद से ही खींचतान चरम पर थी। देखिए, कयास लगाए जा रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी को छोड़कर फिर बीजेपी के साथ कमबैक कर सकते हैं, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू जेल में अपनी सजा पूरी करके लौटने के बाद से लगातार बगावती मूड में नजर आ रहे हैं। अब बात महाराष्ट्र की, जो सबसे महत्वपूर्ण जगह है। महाराष्ट्र में भी यही हाल चल रहा है। पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के कई नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए या फिर एनडीए अलायंस के साथ चले गए, और कई नेता हैं जो अभी लाइन में लगे हुए हैं, जिनके फहरिस्त है लंबी, जिसमें नाम है जो भाजपा के साथ जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि इसमें से एक राहुल गांधी के बेहद करीबी हैं। और यही नहीं, महाराष्ट्र के 8 में से अगर कहें 8 से 9 सांसद जो पिछले 6 महीने से तैयारी है, वो भी भगवा झंडा उठा सकते हैं। और देखिए, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक चौहान तो पहले ही भाजपा का दामन थाम चुके हैं। 12 फरवरी को पार्टी छोड़ दी थी और अगले ही दिन यानी 13 फरवरी को बीजेपी ज्वाइन की। उसके बाद बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा की टिकट दे डाली। इससे पहले मिलिंद देवरा और बाबा सिद्दीकी कांग्रेस को छोड़ चुके थे। मिलिंद देवरा ने शिवसेना शिंदे गुट का दामन थामा, तो बाबा सिद्दीकी ने एनसीपी का दामन थाम लिया। नेताओं का इंडिया अलायंस से मोहभंग हो रहा है। वजह है कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप, डायलॉग, और सबसे बड़ी वजह है मोटिवेशन का गैप। सबसे बड़ी वजह है कि जो परसेप्शन की लड़ाई थी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव हारना, वो परसेप्शन था जो कांग्रेस कहीं ना कहीं मेंटेन नहीं कर पाई, और उसके बाद जो नजारा है वो आपके सामने। इंडी गठबंधन बनाने में जेडीयू के नीतीश कुमार, जो धुरी माने जाते थे, अहम रोल था, लेकिन अब वो अलायंस छोड़ चुके हैं, इंडिया अलायंस, और अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और सरकार भी उनके साथ बना ली। नीतीश कुमार इंडिया अलायंस को छोड़कर एक बार फिर से एनडीए के साथ हो गए हैं। बिहार में फिर से बीजेपी के साथ मिलकर शासन चला रहे हैं। नीतीश कुमार ने खुद कहा था कि इंडिया अलायंस में उनको तवज्जो नहीं दी जा रही है। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी से भी वो नाराज नजर आ रहे हैं। हमको कितना कोशिश कर रहे थे, एक काम करवे नहीं किया, एक काम नहीं कर रहा था। आज तक तय किया है कि कौन पार्टी कितना लड़ेगी, कुछ नहीं। हम तो फिर छोड़ दिए कि भाई छोड़ो भाई, और छोड़ करके हम अपना आ गए। देखिए, वैसे तो सभी पार्टियों के नेता एक दल से दूसरे दल आते जाते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस में ये रफ्तार कुछ ज्यादा ही तेज हो गई है, खास तौर पे 2024 से पहले। ऐसे में यही लग रहा है कि विपक्षी पार्टियां मान चुकी हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी का कोई भी सहानी नहीं है, ना कोई उसे हरा सकता है। नरेंद्र मोदी के सामने कोई भी विपक्षी नेता टिकने की उम्मीद नहीं लगा रहा। कुछ दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में कुछ ऐसा बात कह दी जो आप सुनिए। और लेकर आपका इतना बहुमत है, अब तो पहले 330, 334 की, अब ने तो 400 पार हो रहा है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ही नहीं, बल्कि विपक्ष के दूसरे और नेता भी यही मान रहे हैं कि 24 में बीजेपी को हराना काफी कठिन है। विश्वास मत के दौरान
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी माना कि आगामी लोकसभा चुनाव बीजेपी जीत जाएगी। और आज पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं, इसमें कोई अहंकार नहीं है कि 2024 के अंदर बीजेपी अगर नहीं हारी लोकसभा चुनाव तो 2029 के अंदर आम आदमी पार्टी इस देश को बीजेपी से मुक्ति दिलाएगी। तो अरविंद केजरीवाल का ये कहना, और देखिए ये बातें ऐसे ही नहीं कही जा रही, बल्कि पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस में जिस तरह से भगदड़ मची हुई है वो तस्दीक कर रही है कि मोदी रथ को रोकने के लिए विपक्ष के पास कोई भी महारथी मौजूद नहीं है। पिछले कुछ सालों में एक दो नहीं बल्कि दर्जनों नेता कांग्रेस का दामन छोड़ चुके हैं। जितिन प्रसाद, जयवीर शेरगिल भी कांग्रेस को टाटा बाय बाय कर चुके हैं। पंजाब के कद्दावर नेता रहे सुनील जाखड़ भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए हैं। यानी युवा भी, बुजुर्ग भी, हर तरह के नेता कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं। हार्दिक पटेल का भी यही हाल है। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे गुलाम नबी आजाद, जो कि हमेशा से जिनका कांग्रेसी चेहरा था, वो भी कांग्रेस छोड़ चुके। अब अपनी पार्टी उन्होंने बना ली है और कहीं ना कहीं उनका जो इंक्लिनेशन है वो बीजेपी की तरफ नजर आता है। आरपीएन सिंह भी कांग्रेस को बाय बाय कर चुके और अभी उनको राज्यसभा दी जा चुकी है। कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है, पार्टी को समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। और ऐसे में इस पर पार्टी के सभी कद्दावर नेता रहे गुलाम नबी आजाद जो रहे एक समय में, वो कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि कुछ लोगों की कमजोरियां और अहंकार की वजह से कांग्रेस पार्टी बिखरती जा रही है, खत्म हो गई है। तो इस तरह की स्टेटें हमारे हाथ से, कांग्रेस के हाथ से जा रही हैं, तो बहुत अफसोस हो रहा है कि ये पार्टी कुछ लोगों की कमजोरी की वजह से और कुछ लोगों की मनमानी की वजह से खत्म हो रही है। कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं को बीजेपी का साथ भा रहा है। कांग्रेस से बीजेपी में आने के बाद नेताओं को अपना राजनीतिक भविष्य बेहतर नजर आ रहा है और आगामी आने वाले समय के लिए सेफ भी नजर आ रहा है। बीजेपी में शामिल होने वाले कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्रियों के बारे में आपको बताते हैं। देखिए, अमरिंदर सिंह, दिगंबर कामत, इसके अलावा एसएम कृष्णा, विजय बहुगुणा, एनडी तिवारी, जगदम्बिका पाल और पेमा खांडू जैसे नाम हैं जो कांग्रेस के शासनकाल में मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन बदलते हालात के चलते ये लोग बीजेपी में शामिल हो गए। देखिए, चुनाव जीतने के लिए बीजेपी पूरी प्लानिंग करती है, तैयारी करती है, स्ट्रैटेजी बनाती है। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे की अगर बात करें तो चेहरे के आगे अगर उनको आगे रखा जाता है उनके चेहरे को, तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी स्ट्रैटेजी बनाती है और इसका असर भी देखने को लगातार मिल रहा है। देश में हर तरफ भगवा रंग दिखाई दे रहा है और यहां तक कि देश के बाहर भी। अब देखिए, देश के 28 राज्यों में से 12 में बीजेपी की अपनी खुद की सरकारें हैं, 5 राज्यों में गठबंधन की सरकारें हैं। देश के करीब 58% लैंड एरिया और 57% आबादी पर बीजेपी और एनडीए का राज है। और एक बार फिर से बीजेपी लोकसभा चुनाव में परचम लहराने की जुगत में लगी हुई है और जो कभी नहीं हुआ यानी इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने में लगी है। पीएम मोदी ने इसके लिए टारगेट भी फिक्स कर लिया है और इसके लिए बीजेपी कैसे काम करती है आपको बताती हूं। पन्ना प्रमुख, अक्सर आपने सुना होगा कि ये जमीनी स्तर पर ये स्ट्रैटेजी क्या है। पन्ना प्रमुख को वोटर लिस्ट दी जाती है। एक पन्ने की जिम्मेदारी एक व्यक्ति के ऊपर होती है जिसे पन्ना प्रमुख कहा जाता है। अब एक पन्ने में 15 से 25 या 30 लोग होते हैं। आपको उनको उन वोटर्स को बूथ तक लेकर जाना होता है और ये सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है। इसे ही कारगर मानते हुए गुजरात से लेकर अन्य राज्यों में जबरदस्त तरीके से चुनाव जीते गए। एक पन्ने में जितने भी नाम होते हैं उसको बूथ तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उस पन्ना प्रमुख की होती है। 2014 के बाद पार्टी डिजिटल हो गई है। नमो ऐप से कमेटी बनती है, हर चीज का डेटा रखा जाता है और साथ में बूथ से हाई लेवल तक बीजेपी का मैनेजमेंट रहता है। यहां तक कि प्रवास में भी सब कुछ आपको डिजिटली भरना होता है एक फॉर्म में कि आप कहां गए, किन किन से बातचीत हुई, कितने लोगों से संपर्क हुआ। हर बूथ की मॉनिटरिंग रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचती है। यानी जीत के लिए बीजेपी फुल एक्शन में रहती है और अपने आप को सुधार करती रहती है और आगे हाईटेक भी करती रहती है।
दूसरी पार्टी के नेताओं को वेलकम करने के साथ साथ, जिसके लिए कमेटी बना दी गई है, साथ साथ माइन्यूटली रणनीति बनाती है। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी के आगे कोई विपक्षी नेता टिक ही नहीं पाता, ना तो फिर स्ट्रैटेजी से, ना मेहनत से, ना रणनीति से, ना किसी तरीके से। और अब जब इंडी गठबंधन के नेता बीजेपी में लगातार शामिल हो रहे हैं, तो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इस पर निशाना साधा। जो डर जाए उसको डरा दो, जो बिक जाए उसे खरीद लो। अब जरूरी है आपको समझाना, इसलिए आपको आंकड़ों से समझाते हैं कि ऐसा कांग्रेस के नेता क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अशोक चौहान की बात बताते हैं। अशोक चौहान देखिए, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले में आरोपी हैं। ईडी और सीबीआई जांच उन पर चल रही है। अजीत पवार के खिलाफ सिंचाई घोटाले में ईडी की जांच पेंडिंग है। छगन भुजबल, उनकी बात करते हैं। भुजबल के खिलाफ 7 केस दर्ज हैं जिनकी जांच पेंडिंग है। नारायण राणे के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट में ईडी ने जांच बंद कर दी है। शारदा और नारदा स्टिंग ऑपरेशन में शुभेंदु अधिकारी फंसे हुए हैं और ईडी की तरफ से क्लीन चिट अब मिल चुकी है और सीबीआई का केस अभी पेंडिंग है। राजद्रोह समेत 30 केस में हार्दिक पटेल का नाम है। ज्यादातर केस में बरी हो चुके हैं और राजद्रोह का केस अभी पेंडिंग चल रहा है। हेमंत बिस्वा शर्मा काफी पॉपुलर रहते हैं, उनके खिलाफ शारदा चिटफंड मामला, सीबीआई ने पूछताछ की और जांच अभी पेंडिंग चल रही है। मोदी के मास्टर स्ट्रोक के आगे विपक्ष चित है। मोदी की गारंटी के आगे इंडिया अलायंस में भगदड़ जैसी स्थिति है और अब सबकी नजर कमलनाथ पर है, जिन्हें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तीसरा बेटा कहती आई हैं। और ऐसी स्थिति में आप देखिए कि लगातार जब कमलनाथ जैसा, जिनको तीसरा बेटा कहा जाता था, वो अगर भाजपा का दामन थामते हैं तो कहीं ना कहीं जनता भी कांग्रेस की कार्यशैली पर सवाल उठाएगी।